नमस्ते। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम हरा लैम्बोस और होलबॉर्न की किताब के अध्याय 8 पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। फैमिलीज, हाउसहोल्ड्स एंड पर्सनल लाइफ, मतलब परिवार, घर गृहस्थी और व्यक्तिगत जीवन। हाँ, ये चैप्टर समाजशास्त्र वैकल्पिक और जीएस पेपर 1 मतलब भारतीय समाज दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और सवाल बड़ा दिलचस्प है, जो शायद हम सब सोचते हैं। क्या परिवार मतलब द फैमिली टूट रहा है या सिर्फ बदल रहा है? यही इस अध्याय का केंद्रीय प्रश्न है, एक तरह से, क्योंकि परिवार को समाज की सबसे बुनियादी इकाई माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। पर क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? क्या दुनिया में हर जगह परिवार एक जैसा होता है? और कैसे औद्योगिकरण या फिर नारीवाद या आधुनिकता ने इसे बदला है, ये सब सवाल बहुत जरूरी हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सब पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट जैसे अलग-अलग दृष्टिकोण समझें। हाँ, और साथ ही जो आजकल के ट्रेंड्स हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, सिंगल पेरेंटहुड, समलैंगिक परिवार, इन पर भी बात करेंगे। और ये सब यूपीएससी के नजरिए से। तो तैयार हो जाइए एक लंबी और गहरी चर्चा के लिए। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 8 के परिचय से, परिवार की बदलती प्रकृति। हाँ, तो शुरुआत में शायद 1960s तक समाजशास्त्रियों में एक आम धारणा थी, है ना? बिल्कुल, ज्यादातर मानते हैं कि परिवार समाज के लिए बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे समाज आधुनिक हुआ, परिवार भी उसके साथ विकसित हुआ। खासकर नाभिकीय परिवार, मतलब न्यूक्लियर फैमिली, पति पत्नी और उनके बच्चे। ऐसा माना जाता था कि ये मॉडर्न सोसाइटी के लिए सबसे फिट है। हाँ, फंक्शनली अडेप्टेड। लेकिन 1960 के दशक के बाद तस्वीर बदलने लगी। आलोचनात्मक सोच सामने आई। जैसे कि नारीवादियों ने सवाल उठाए। और मार्क्सवादियों ने भी। बिल्कुल, उन्होंने परिवार के अंधेरे पक्ष, मतलब डार्क साइड पर रोशनी डाली। शोषण, असमानता, घरेलू हिंसा जैसी बातें। और समाज में भी बदलाव दिख रहे थे। तलाक दर बढ़ रही थी, लोग बिना शादी के साथ रहने लगे थे, मतलब कोहैबिटेशन। एकल अभिभावक परिवार बढ़ रहे थे। तो वो जो एक सीधी साधी खुशहाल परिवार की तस्वीर थी, वो धुंधली होने लगी। इसी से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है, क्या परिवार सार्वभौमिक है? इज द फैमिली यूनिवर्सल? ये एक क्लासिक डिबेट है। जॉर्ज पीटर मर्डॉक, जीपी मर्डॉक ने 1949 में एक बड़ा अध्ययन किया था। हाँ, 250 समाजों का सैंपल था शायद। बिल्कुल, 250 समाज। और उनका दावा था कि हाँ, परिवार सार्वभौमिक है, हर समाज में पाया जाता है। और उन्होंने परिवार की एक परिभाषा भी दी थी। हाँ, और वो परिभाषा काफी स्पेसिफिक थी। मर्डॉक की परिभाषा के अनुसार परिवार में क्या क्या होना चाहिए? सामान्य निवास, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और प्रजनन। और इसमें दोनों लिंगों के वयस्क होने चाहिए, कम से कम 2 जिनके बीच समाज द्वारा स्वीकृत यौन संबंध हो, और उनके एक या अधिक बच्चे हों, चाहे वो खुद के हों या गोद लिए हुए। मैं दोहराता हूँ, सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, प्रजनन, दोनों लिंगों के वयस्क, कम से कम 2 यौन संबंध वाले और एक या अधिक बच्चे। ये थी मर्डॉक की परिभाषा। लेकिन इस परिभाषा पर बहुत सवाल उठे। क्या दुनिया के सारे पारिवारिक रूप इसमें फिट होते हैं? शायद नहीं। जैसे विस्तारित परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। हाँ, बेल और वोगल ने कहा कि नाभिकीय परिवार से बड़ा कोई भी समूह विस्तारित परिवार है। ये वर्टिकल हो सकता है, मतलब कई पीढ़ियां साथ रहें, या हॉरिजॉन्टल, मतलब भाई बहन अपने परिवारों के साथ रहें। पर मर्डॉक की परिभाषा का सबसे बड़ा चैलेंज शायद भारत से ही आया। केरल के नायर समाज का उदाहरण। बिल्कुल, कैथलीन गफ ने नायर समाज का अध्ययन किया। ये एक मातृवंशीय समाज था। मातृवंशीय मतलब? वंश माँ के नाम से चलता था और संपत्ति भी माँ से बेटी को मिलती थी। हाँ। और वहाँ तारावाड़ नाम की बड़ी घरेलू इकाइयां होती थीं, जिसमें एक महिला, उसकी बेटियां और उनके बच्चे रहते थे। पुरुष अपनी बहनों के तारावाड़ में रहते थे। और शादी विवाह का क्या सिस्टम था? विवाह होता था, जिसे टालीकाइंग सेरेमनी कहते थे, लेकिन पति पत्नी साथ नहीं रहते थे। पत्नियां अपने तारवाड़ में रहती थी और पतियों को विजिटिंग हस्बैंड्स या संबंधम पार्टनर रखने की अनुमति थी। अच्छा, तो पति रात में आते थे और सुबह चले जाते थे? हाँ, और एक महिला के एक से ज्यादा संबंधम पार्टनर हो सकते थे। पिता की बच्चों के पालन पोषण में कोई खास भूमिका नहीं होती थी। तो क्या ये मर्डॉक की परिभाषा में फिट बैठता है? सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, पति पत्नी के बीच? मुश्किल है। यहाँ पति पत्नी साथ नहीं रह रहे, आर्थिक इकाई तारवाड़ है, पिता की भूमिका सीमित है। इससे पता चलता है कि मर्डॉक की परिभाषा शायद बहुत संकीर्ण थी।
गफ ने शायद विवाह की एक ज्यादा व्यापक परिभाषा दी थी फिर। हाँ, गफ ने कहा कि विवाह वो संबंध है जिससे बच्चे समाज में वैध सदस्य के रूप में जन्म लेते हैं, मतलब लेजिटिमेसी पर फोकस था। एक और उदाहरण जो मर्डॉक को चुनौती देता है वो है मातृ केंद्रित या महिला प्रधान परिवार। बिल्कुल, ये वेस्ट इंडीज, सेंट्रल अमेरिका, यहाँ तक कि यूएसए के कुछ गरीब आबादियों में भी पाए जाते हैं। यहाँ परिवार का केंद्र माँ होती है। पुरुष मौजूद हो सकते हैं पर वो स्थायी सदस्य नहीं होते या उनकी भूमिका कम होती है। हाँ, अक्सर पुरुष आते जाते रहते हैं। गोंजालेस का तर्क था कि ये गरीबी से निपटने की एक रणनीति हो सकती है, जहाँ पुरुषों के लिए स्थायी रोजगार मुश्किल होता है। तो क्या ये नाभिकीय परिवार का टूटा हुआ रूप है जैसा कुछ लोग मानते हैं, या ये अपने आप में एक वैकल्पिक स्थिर संरचना है? ये बहस का मुद्दा है। शिरोन ने तो यहाँ तक कहा कि शायद महिला देखभालकर्ता कोर, माँ और बच्चे ही सबसे बुनियादी इकाई है, नाभिकीय परिवार नहीं। और आज के समय में देखें तो समलैंगिक जोड़े और उनके परिवार। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। कैलाहैन जैसे समाजशास्त्रियों का तर्क है कि इन्हें भी परिवार माना जाना चाहिए, क्योंकि ये भी प्यार, देखभाल और सहयोग पर आधारित होते हैं। यूके में सिविल पार्टनरशिप एक्ट 2004 के बाद तो इन्हें कानूनी मान्यता भी मिली। हाँ, और आंकड़े दिलचस्प हैं। 2005 से 2010 के बीच यूके में 42,778 सिविल पार्टनरशिप हुई। 42,778। और इनमें विघटन की दर केवल 1.7% थी, जबकि उसी दौरान शादीशुदा जोड़ों में तलाक की दर 2.7% थी। केवल 1.7% सिविल पार्टनरशिप का विघटन, जबकि 2.7% तलाक दर। ये दिखाता है कि ये रिश्ते भी स्थिर हो सकते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि परिवार का कोई एक रूप नहीं है जो हर जगह हर समय पाया जाए। मर्डॉक का सार्वभौमिक परिवार का दावा शायद अति सरलीकरण था। अच्छा, अब आते हैं प्रकार्यवादियों पर। मर्डॉक और पार्सन्स, उन्होंने परिवार के कार्यों पर जोर दिया। हाँ, मर्डॉक ने कहा था परिवार 4 सार्वभौमिक कार्य, यूनिवर्सल फंक्शंस करता है। पहला, यौन, सेक्सुअल, मतलब समाज में यौन व्यवहार को नियमित करना ताकि अराजकता ना फैले। ठीक है। दूसरा, प्रजनन, रिप्रोडक्टिव, समाज को जारी रखने के लिए नई पीढ़ी पैदा करना। तीसरा, आर्थिक, इकोनॉमिक, परिवार के सदस्यों की भौतिक जरूरतें पूरी करना, भोजन, आश्रय वगैरह। और चौथा, शैक्षिक या समाजीकरण, एजुकेशनल सोशलाइजेशन, बच्चों को समाज के नियम, कायदे, मूल्य सिखाना। बिल्कुल। मर्डॉक मानते थे कि परिवार इन कार्यों के लिए इतना जरूरी और उपयोगी है जैसे बॉय स्काउट नाइफ होता है, कई काम करने वाला औजार, इसीलिए ये अपरिहार्य है, इनएविटेबल है। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई। D.H. मॉर्गन ने सवाल उठाया। हाँ, मॉर्गन ने पूछा कि क्या ये कार्य दूसरी संस्थाएं नहीं कर सकती? क्या स्कूल समाजीकरण नहीं कर सकता? क्या आर्थिक जरूरतें राज्य या बाजार पूरी नहीं कर सकता? और क्या ये कार्य सिर्फ नाभिकीय परिवार ही करता है, विस्तारित परिवार नहीं या कम्यून नहीं? सही बात है। और मर्डॉक की तस्वीर कुछ ज्यादा ही सामंजस्यपूर्ण लगती है, जैसे परिवार में कभी कोई संघर्ष होता ही नहीं। फिर आए टैलकॉट पार्सन्स। हाँ। उन्होंने आधुनिक औद्योगिक समाज पर फोकस किया। हाँ, पार्सन्स ने कहा कि औद्योगिक समाज में परिवार के कई पुराने काम दूसरी संस्थाओं ने ले लिए हैं, जैसे शिक्षा, स्कूल ने, स्वास्थ्य देखभाल, अस्पतालों ने। तो परिवार के पास क्या बचा? पार्सन्स के अनुसार 2 बुनियादी और अपरिहार्य कार्य बचे रह गए। पहला, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, मतलब जीवन के शुरुआती सालों में बच्चों को भाषा, मूल्य, व्यवहार के तरीके सिखाना, जो व्यक्तित्व की नींव रखता है। बिल्कुल। और दूसरा कार्य है वयस्क व्यक्तित्वों का स्थिरीकरण। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि परिवार वयस्कों को भावनात्मक सहारा देता है। काम के तनाव, दबाव, निराशाओं से राहत पाने की जगह पति पत्नी एक दूसरे को सहारा देते हैं। इसे पार्सन्स ने वार्म बाथ थ्योरी भी कहा है, जैसे गर्म पानी में नहाकर थकान मिट जाती है। दिलचस्प उपमा है, लेकिन पार्सन्स की भी आलोचना हुई। हाँ, कई आधारों पर। पहला, क्या सच में केवल यही 2 कार्य बुनियादी हैं? फ्लेचर जैसे समाजशास्त्रियों ने कहा कि परिवार अब भी कई और महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल में राज्य की मदद करना और एक बड़ी उपभोग इकाई बनना। और आर्थिक कार्य का क्या? यंग और विल्मॉट ने कहा कि परिवार अब भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, भले ही वो उत्पादन इकाई ना रहा हो। दूसरा, क्या ये काम दूसरी संस्थाएं नहीं कर सकती, जैसे किंडरगार्टन या थेरेपिस्ट? तीसरा,
पार्सन्स समाजीकरण को एक तरफा प्रक्रिया मानते हैं जहां बच्चे निष्क्रिय रूप से सीखते हैं, जबकि असल में बच्चे भी परिवार को प्रभावित करते हैं। और क्या परिवार और बाकी समाज के बीच इतनी साफ लाइन खींचना सही है? वे तो एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल। और पार्सन्स का मॉडल ज्यादातर अमेरिकी मध्यम वर्ग के नाभिकीय परिवार पर आधारित लगता है। ये विविधता, डाइवर्सिटी और व्यक्तिवाद की उपेक्षा करता है, जैसा गिडन्स और बेक ने बाद में बताया। तो फंक्शनलिस्ट नजरिया परिवार की अहमियत बताता है, लेकिन शायद उसकी जटिलताओं और नकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है। हाँ, और यहीं पर मार्क्सवादी और नारीवादी दृष्टिकोण आते हैं। चलिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य देखते हैं। फ्रेडरिक एंगल्स की किताब बहुत प्रभावशाली रही है। हाँ, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। एंगल्स ने एक विकासवादी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे उत्पादन का तरीका बदला, वैसे वैसे परिवार का रूप भी बदला। तो शुरुआत में क्या था? एंगल्स के अनुसार शुरुआत में आदिम साम्यवाद था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। कोई निजी संपत्ति नहीं थी, सब कुछ समुदाय का था। परिवार जैसा कुछ नहीं था और यौन संबंध भी अव्यवस्थित थे, प्रोमिस्क्यूज थे। बच्चे पूरे समुदाय के होते थे। क्या इसका कोई सबूत है? कैथलीन गफ ने शायद इसका समर्थन किया था। हाँ, गफ ने कुछ शिकारी संग्राहक समाजों के अध्ययन के आधार पर कहा कि शायद शुरुआती समाजों में ऐसा रहा हो। फिर बदलाव कब आया? जब निजी संपत्ति का उदय हुआ, खासकर जानवरों के झुंड और जमीन पर मालिकाना हक, तब पुरुषों ने चाहा कि उनकी संपत्ति उनके अपने बच्चों को मिले। और इसके लिए पितृत्व सुनिश्चित करना जरूरी हो गया। बिल्कुल, यहीं से पितृसत्ता का उदय हुआ। पुरुषों का महिलाओं और बच्चों पर नियंत्रण और एक निष्ठ विवाह की संस्था बनी, खासकर महिलाओं के लिए, ताकि पुरुष अपनी संपत्ति के वारिस को लेकर निश्चिंत हो सकें। तो एंगल्स के लिए आधुनिक परिवार निजी संपत्ति और पितृसत्ता से जुड़ा हुआ है। ये पूंजीवाद के लिए भी काम करता है। हाँ, बाद के मार्क्सवादी जैसे एलाइज़रेत्स्की ने पूंजीवाद और परिवार के रिश्ते पर फोकस किया। ज़रेत्स्की ने कहा कि पूंजीवाद ने काम और घर को अलग कर दिया, जिससे प्राइवेट लाइफ का एक भ्रम पैदा हुआ। मतलब ऐसा लगने लगा कि परिवार आर्थिक दुनिया से अलग एक निजी जगह है। हाँ, परिवार अब उत्पादन की इकाई नहीं रहा, वो काम फैक्ट्री में होता है। लेकिन ज़रेत्स्की का तर्क है कि परिवार पूंजीवाद के लिए दो तरह से काम करता है। कैसे? पहला, ये श्रमिकों को भावनात्मक सहारा देता है। काम की जगह पर जो अलगाव और थकान होती है, उसे परिवार में आकर लोग भूलते हैं, ताकि अगले दिन फिर से काम पर जा सकें। तो ये एक तरह से पूंजीवाद का सपोर्ट सिस्टम है। मतलब वो वार्म बात वाली बात, लेकिन एक आलोचनात्मक नजरिए से। बिल्कुल। और दूसरा, परिवार पूंजीवाद के लिए अगली पीढ़ी के श्रमिक तैयार करता है, बच्चों का समाजीकरण करके, और खुद एक बड़ी उपभोक्ता इकाई, यूनिट ऑफ कंजम्पशन भी है, जो पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। तो मार्क्सवादी नजरिए से परिवार पूंजीवादी और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है, शोषितों को झूठी तसल्ली देता है। हाँ, ये उसका मुख्य तर्क है। अब आते हैं नारीवादी परिप्रेक्ष्य पर, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स पर। यहाँ तो कई धाराएं हैं, है ना? हाँ, कई हैं, लेकिन एक सामान्य विषय है कि परिवार अक्सर महिलाओं के लिए शोषणकारी, एक्सप्लॉयटेटिव और दमनकारी, ऑप्रेसिव होता है, और ये लैंगिक असमानता को बनाए रखता है। मार्क्सवादी नारीवादी क्या कहती हैं? वो मानती हैं कि महिलाओं का शोषण पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों से होता है। परिवार में महिलाएं जो बिना भुगतान के घरेलू काम करती हैं, खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल, उससे पूंजीवाद को फायदा होता है। कैसे? क्योंकि ये काम श्रमिकों को रोज काम पर जाने लायक बनाए रखता है और इसका बोझ महिलाओं पर डाल दिया जाता है। बिल्कुल, ये पूंजीपतियों को श्रमिकों के रखरखाव की लागत से बचाता है। और रैडिकल नारीवादी, रेडिकल फेमिनिस्ट्स, इनके लिए पितृसत्ता ही समाज की सबसे बुनियादी असमानता है, पूंजीवाद से भी ज्यादा गहरी, और परिवार पितृसत्ता का मुख्य संस्थान है। ब्राइसन ने शायद यही कहा था। हाँ, रैडिकल नारीवादी मानती हैं कि पुरुष परिवार के भीतर महिलाओं पर शारीरिक, भावनात्मक और यौन रूप से हावी होते हैं। डेल्फी और लियोनार्ड को काम इसमें काफी महत्वपूर्ण है, पारिवारिक शोषण। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि परिवार एक आर्थिक प्रणाली है जहां पुरुष महिलाओं का शोषण करते हैं। घर का मुखिया पुरुष होता है और महिलाएं आश्रित या सहायक की भूमिका में होती हैं। और महिलाएं जो घर में काम करती हैं, उसका कोई सीधा भुगतान नहीं मिलता। उन्होंने शायद 57 वैरायटीज ऑफ अनपेड सर्विस की बात की थी। हाँ, मतलब अनगिनत तरह के काम
जो महिलाएं बिना किसी पहचान या भुगतान के करती हैं, ये एक तरह का शोषण है जो परिवार के भीतर होता है। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई होगी। क्या सभी परिवारों में पुरुष ही प्रधान होते हैं? हाँ, आलोचकों का कहना है कि ये शायद ज्यादा सामान्यीकरण है और उनके शुरुआती अध्ययन ज्यादातर श्रमिक वर्ग पर आधारित थे। अनुभवजन्य साक्ष्य शायद उतने मजबूत नहीं है कि ये हर परिवार पर लागू हो। जर्मेन ग्रीर भी एक जानी मानी रेडिकल नारीवादी हैं। उनकी किताबें द फीमेल यूनिक और द होल वुमन। ग्रीर ने भी विवाह और परिवार में महिलाओं के शोषण की बात की, पत्नी, माँ, बेटी के रूप में। उन्होंने शादीशुदा महिला को घृणित दुल्हन तक कहा। उनका मानना था कि मातृत्व को भी समाज ने अवमूल्यित कर दिया है और बेटियों का यौन शोषण भी परिवारों में होता है। हाँ, उनका नजरिया काफी रैडिकल था। समाधान के तौर पर उन्होंने कभी-कभी अलगाववाद या मातृ केंद्रित घरों, मैट्रीफोकल हाउसहोल्ड्स की बात की। फिर आती हैं उदारवादी नारीवादी, लिबरल फेमिनिस्ट्स। इनका क्या कहना है? सॉमरविल जैसे उदारवादी नारीवादी मानती हैं कि लैंगिक भूमिकाओं में काफी प्रगति हुई है, खासकर कानूनी और सामाजिक सुधारों से, लेकिन अभी भी पूरी समानता नहीं आई है। तो वो अलगाववाद जैसी बातों को अव्यावहारिक मानती हैं? हाँ, सॉमरविल कहती हैं कि ज्यादातर महिलाएं पुरुषों के साथ रहना चाहती हैं। हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरत कानूनी और सामाजिक बदलावों को और आगे बढ़ाने की है ताकि रिश्तों में ज्यादा बराबरी आ सके। और एक और धारा है विभिन्नता नारीवादी, निकलसन, कैलाहोन जैसे। इनका तर्क है कि महिला कोई एक अकेली कैटेगरी नहीं है। सभी महिलाओं का अनुभव एक जैसा नहीं होता। वर्ग, नस्ल, जातीयता, यौन रुझान, ये सब महिलाओं के पारिवारिक अनुभवों को अलग-अलग बनाते हैं। तो ये पारंपरिक परिवार की जो एक छवि है, उसकी आलोचना करती हैं। बिल्कुल। वो कहती हैं कि ये छवि अक्सर श्वेत, मध्यम वर्गीय परिवार पर आधारित होती है और अश्वेत महिला प्रधान परिवार या समलैंगिक परिवारों जैसे वैकल्पिक रूपों की उपेक्षा करती है। कैलिहोन ने शायद ये भी कहा कि समलैंगिक परिवारों को स्वीकार करने से समाज में पूर्वाग्रह कम हो सकते हैं। हाँ, विभिन्नता नारीवादी सभी तरह के परिवारों की स्वीकृति और उनका जश्न मनाने पर जोर देती हैं। तो नारीवादी दृष्टिकोण हमें परिवार के भीतर शक्ति संबंधों और असमानताओं को देखने की एक बहुत जरूरी खिड़की देता है। निश्चित रूप से। अच्छा, अब एक और बड़े मुद्दे पर आते हैं, परिवार, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण, फैमिली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। एक आम तर्क है कि औद्योगिकरण ने विस्तारित परिवार को तोड़ा और नाभिकीय परिवार को बढ़ावा दिया। हाँ, ये क्लासिक तर्क है और इसमें टैलकॉट पार्सन्स का नाम फिर से आता है। पार्सन्स ने कहा कि पृथक नाभिकीय परिवार औद्योगिक समाज के लिए ज्यादा उपयुक्त, फंक्शनली फिट है। क्यों? क्या कारण दिए उन्होंने? दो मुख्य कारण। पहला, भौगोलिक गतिशीलता। औद्योगिक समाज में लोगों को काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। छोटा नाभिकीय परिवार आसानी से मूव कर सकता है। विस्तारित परिवार के बंधन इसमें रुकावट डाल सकते हैं। ठीक है। और दूसरा? दूसरा, सामाजिक गतिशीलता। औद्योगिक समाज में व्यक्ति की हैसियत जन्म प्रदत्त स्थिति, अस्क्राइब्ड स्टेटस से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और मेहनत, प्राप्त स्थिति, अचीव्ड स्टेटस से तय होती है। तो इसमें परिवार कैसे फिट होता है? पार्सन्स का मानना था कि विस्तारित परिवार में अक्सर पुरानी पीढ़ी का दबदबा रहता है और जन्म आधारित हैसियत मायने रखती है, जिसे वो पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज कहते हैं, जबकि औद्योगिक समाज को सार्वभौमिक मूल्यों, यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज की जरूरत होती है, जहां सबके लिए नियम समान हो। नाभिकीय परिवार में युवा पीढ़ी अपनी योग्यता से आगे बढ़ सकती है और परिवार के भीतर हैसियत को लेकर संघर्ष कम होता है। तो पार्सन्स के हिसाब से नाभिकीय परिवार औद्योगिक समाज की जरूरत बन गया, लेकिन क्या ऐतिहासिक रूप से ये सही है? यहीं पर आलोचना आती है। इतिहासकारों ने पार्सन्स के दावों पर सवाल उठाए। पीटर लैसलेट ने इंग्लैंड में चर्च के पुराने रिकॉर्ड्स देखे और उन्हें क्या मिला? लैसलेट ने पाया कि औद्योगिकरण से पहले भी 16वीं से 19वीं सदी के बीच इंग्लैंड में ज्यादातर परिवार नाभिकीय ही थे, विस्तारित नहीं। हाउसहोल्ड साइज यानी घर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या भी कम थी। उन्होंने इसे पश्चिमी परिवार, वेस्टर्न फैमिली का पैटर्न कहा। तो मतलब पार्सन्स का ये कहना गलत था कि औद्योगिकरण ने विस्तारित परिवार को नाभिकीय में बदला? लैसलेट के काम से तो यही लगता है। हालांकि लैसलेट की भी आलोचना हुई। माइकल एंडरसन ने कहा कि लैसलेट के अपने आंकड़ों में ही विरोधाभास है और क्षेत्रीय भिन्नताएं भी थीं। लेकिन एंडरसन ने खुद भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया था, है ना, 19वीं सदी के प्रेस्टन शहर का। हाँ, और एंडरसन का निष्कर्ष लैसलेट और पार्सन्स दोनों से अलग था।
उन्होंने पाया कि औद्योगिकीकरण के शुरुआती दौर में कम से कम प्रेस्टन के मजदूर वर्ग, वर्किंग क्लास में विस्तारित परिवार कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हुआ। मजबूत हुआ क्यों? क्योंकि शुरुआती औद्योगिक शहरों में जीवन बहुत कठिन था। गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, आवास की कमी, ऐसे में रिश्तेदार ही एक दूसरे की मदद करते थे। बीमारी में देखभाल, बेरोजगारी में सहारा, बच्चों को संभालना, किराया बांटना, ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। तो जरूरत ने विस्तारित परिवार के रिश्तों को और पक्का कर दिया। ये तो पार्सन्स की थ्योरी के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल, तो इतिहास काफी जटिल था। और फिर यंग और विल्मोट का लंदन वाला अध्ययन आया, द सिमेट्रिकल फैमिली। इन्होंने परिवार के विकास के 3 चरण बताए। हाँ, बहुत प्रभावशाली काम था ये भी। पहला चरण था पूर्व औद्योगिक परिवार। यहाँ परिवार उत्पादन की इकाई, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन था। सब मिलकर काम करते थे, जैसे खेती या घरेलू उद्योग। ठीक है, फिर आया दूसरा चरण। ये शुरुआती औद्योगिक दौर था। परिवार अब उत्पादन की इकाई नहीं रहा, लोग फैक्ट्रियों में मजदूरी करने लगे। गरीबी और असुरक्षा बढ़ी। इस दौर में, जैसा एंडरसन ने भी पाया, विस्तारित परिवार, खासकर माँ और बेटियों के बीच के रिश्ते, मेट्री सेंटर्ड एक्सटेंडेड फैमिली, आपसी मदद के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। पुरुषों की भूमिकाएं अलग थीं, महिलाओं की अलग, जिसे उन्होंने पृथक संयुग्मी भूमिकाएं, सेग्रीगेटेड कॉन्जुगल रोल्स कहा। ये उन्होंने 1950 के दशक में लंदन के बेथनल ग्रीन इलाके के अध्ययन में देखा था। हाँ बिल्कुल, वहाँ मजदूर वर्ग में ये पैटर्न साफ दिखा। महिलाओं का नेटवर्क बहुत मजबूत था। और फिर आया तीसरा चरण, स्टेज 3। ये था सिमित परिवार, सिमेट्रिकल फैमिली, जो उन्होंने 1970 के दशक में देखा। ये परिवार ज्यादातर नाभिकीय था, घर पर ज्यादा ध्यान देता था, होम सेंटर्ड और ज्यादा निजी, प्राइवेटाइज्ड हो गया था। और इसमें भूमिकाएं कैसी थी? भूमिकाएं ज्यादा संयुक्त या सिमेट्रिकल हो गई थीं। मतलब पति पत्नी घर के काम और फैसले ज्यादा साझा करने लगे थे। पूरी तरह बराबर नहीं, पर पहले से कहीं ज्यादा। इसके कारण क्या थे? जीवन स्तर सुधर गया था। हाँ, जीवन स्तर में सुधार, लोगों का काम के लिए दूर जाना, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, बच्चों की संख्या कम होना, महिलाओं का रोजगार में आना और कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का विस्तार, इन सब ने मिलकर सिमित परिवार को बढ़ावा दिया। लेकिन क्या ये तस्वीर बाद के अध्ययनों में भी सही साबित हुई? बाद के अध्ययनों ने तस्वीर को और जटिल पाया। जैसे ओब्रायन और जोन्स ने 1990s में देखा कि पारिवारिक प्रकारों में और ज्यादा विविधता आ गई थी, लेकिन रिश्तेदारी का महत्व अभी भी बना हुआ था। और चार्ल्स और उनके साथियों ने स्वानजी में 1960s और 2002 की तुलना की। हाँ, उन्होंने पाया कि नाभिकीय परिवार में कमी आई थी और विस्तारित परिवार वाले घर तो लगभग गायब, ऑल बट एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन परिवार अभी भी महत्वपूर्ण था। माता पिता और बच्चों के बीच संपर्क मजबूत था, खासकर माँ बेटी का। दादा दादी की भूमिका भी अहम थी। लेकिन रिश्ते अब नियमों से बंधे नहीं थे। सही कहा, रिश्ते अब बातचीत, नेगोशिएशन और पसंद, चॉइस पर ज्यादा आधारित थे। इसे उन्होंने पारिवारिक जीवन का गैर पारंपरिकरण, डी ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ फैमिली लाइफ कहा। हालांकि उन्हें गिडेंस और बेक वाले व्यक्तिवादेशन का बहुत ज्यादा सबूत नहीं मिला। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या नाभिकीय परिवार वाकई पृथक, आइसोलेटेड है, जैसा पार्सन्स ने कहा? पार्सन्स ने बाद में स्पष्ट किया कि पृथक से उनका मतलब भावनात्मक अलगाव नहीं, बल्कि दूसरी संस्थाओं जैसे आर्थिक प्रणाली से कार्यात्मक स्वतंत्रता था, फंक्शनल इंडिपेंडेंस। हाँ, और दूसरे समाजशास्त्रियों ने भी संशोधित विस्तारित परिवार जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए। लिटवाक ने? हाँ, लिटवाक ने कहा कि परिवार के सदस्य भौगोलिक रूप से भले ही बिखर गए हों, लेकिन वो फोन, ईमेल या मिलने जुलने से संपर्क बनाए रखते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। विल्मोट ने इसे बिखरा हुआ विस्तारित परिवार कहा। हाँ, और उनका मानना था कि ये शायद ब्रिटेन में सबसे आम रूप बन गया है। कभी कभी मिलते हैं, थोड़ी बहुत मदद करते हैं। ब्रैनन ने पीढ़ीगत संबंधों पर ध्यान दिया। बिल्कुल, ब्रैनन में पाया कि अंतर पीढ़ीगत संबंध, मतलब दादा दादी, माता पिता और बच्चों के बीच अभी भी काफी मजबूत हैं। दादा दादी बच्चों की देखभाल में मदद करते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, लेकिन अंतरा पीढ़ीगत संबंध, मतलब भाई बहन या चचेरे भाइयों के बीच शायद थोड़े कमजोर हुए हैं। तो कुल मिलाकर औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण ने परिवार को बदला जरूर है, लेकिन रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया है। हाँ, तस्वीर काफी मिली जुली है।
अब बात करते हैं उस चीज की जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, पारिवारिक विविधता। हाँ, ये समकालीन समाजशास्त्र का एक बहुत बड़ा फोकस है। जो पारंपरिक परिवार की छवि है, कमाऊ पति, गृहिणी पत्नी, 2 बच्चे, उसे अनाज के पैकेट की छवि, सीरियल पैकेट इमेज कहा गया है। ओकले, लीच, थॉर्न जैसे विचारकों ने इसकी आलोचना की है। क्यों? क्योंकि ये असलियत को नहीं दिखाता। बिल्कुल, ये एक एकाश्म विचारधारा है जो समाज में मौजूद वास्तविक विविधता को छुपाती है। लिंग, पीढ़ी, नस्ल, वर्ग के आधार पर परिवार बहुत अलग-अलग होते हैं। रेपोपोर्ट्स ने इस विविधता के 5 मुख्य तत्व बताए थे। हाँ, 5 तत्व। पहला, संगठनात्मक विविधता, ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी। मतलब परिवार की संरचना कैसी है, घर कितने प्रकार के हैं, काम का बंटवारा कैसा है। जैसे एकल अभिभावक परिवार, या जहां पति पत्नी दोनों कमाते हैं, ड्यूअल अर्नर फैमिलीज, या फिर तलाक के बाद बने पुनर्गठित परिवार, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज। बिल्कुल। दूसरा, सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। अलग-अलग जातीय, धार्मिक या क्षेत्रीय समूहों में पारिवारिक जीवन अलग हो सकता है। तीसरा, सामाजिक वर्ग विविधता, सोशल क्लास डाइवर्सिटी। मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग में परिवार के अनुभव, मूल्य, बच्चों के पालन पोषण के तरीके अलग हो सकते हैं। चौथा, जीवन चक्र विविधता, लाइफ कोर्स डाइवर्सिटी। एक व्यक्ति या परिवार अपने जीवन के अलग-अलग चरणों में अलग-अलग पारिवारिक संरचनाओं और भूमिकाओं से गुजरता है। जैसे युवा, विवाहित, फिर शादीशुदा जोड़ा, फिर बच्चे वाले, फिर खाली घोंसला, एम्प्टी नेस्ट, फिर बुढ़ापा। और 5वां, पीढ़ीगत विविधता, कोहर्ट डाइवर्सिटी। अलग-अलग पीढ़ियों, जनरेशन्स के लोगों के पारिवारिक अनुभव और दृष्टिकोण अलग-अलग होते हैं। जैसे जिन्होंने विश्व युद्ध देखा, या जो बेबी बूमर हैं, या जो मिलेनियल्स हैं। तो रापोपोर्ट्स ने दिखाया कि परिवार कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई तरह के परिवार होते हैं। एलन और क्रो ने कहा कि अब वो पारंपरिक पारिवारिक जीवन चक्र, फैमिली साइकिल भी खत्म हो रहा है। हाँ, उनका तर्क है कि अब लोगों का पारिवारिक रास्ता, फैमिली कोर्स, ज्यादा अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। लोगों के पास ज्यादा विकल्प हैं। शादी कब करें, करें या ना करें, बच्चे कब पैदा करें, किसके साथ रहें। सेक्स, विवाह और पितृत्व, मातृत्व का जो पारंपरिक जुड़ाव था, वो ढीला पड़ गया है। रिश्तेदारी में भी ज्यादा तरलता और अनिश्चितता आ गई है। बेक्सगन शेम ने भी यही कहा कि पारंपरिक परिवार कम आम होता जाएगा और दूसरी जीवन शैलियां विकसित होंगी। जैसे कि समलैंगिक और लेस्बियन परिवार। वीक्स और उनके साथियों ने इस पर काम किया है। हाँ, समाज में ज्यादा खुलापन आने से लोग अपनी लैंगिकता को ज्यादा खुलकर जी पा रहे हैं और उनके रिश्तों को भी पारिवारिक मान्यता मिलनी चाहिए, ऐसा तर्क है। अब बात करते हैं एकल अभिभावक परिवारों की। इनकी संख्या काफी बड़ी है। हाँ, खासकर पश्चिमी देशों में। यूके का आंकड़ा देखें तो 1971 में करीब 7% बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते थे, जो 2010 तक बढ़कर 23.6% हो गया। 7% से 23.6%। ये तो बहुत बड़ा उछाल है। यूरोप में यूके शायद दूसरे नंबर पर है इस मामले में, आयरलैंड के बाद। बिल्कुल। हालांकि इन आंकड़ों को थोड़ी सावधानी से देखना चाहिए। ये एक स्नैपशॉट तस्वीर है। पारिवारिक जीवन बहुत तरल होता है। बहुत से बच्चे अपने जीवन का कुछ हिस्सा ही एकल अभिभावक परिवार में बिताते हैं। हाँ, ब्रिटिश हाउसहोल्ड पैनल सर्वे ने दिखाया था कि 5 सालों में 25% से ज्यादा बच्चों ने पारिवारिक प्रकार बदला था। एकल अभिभावक बनने के कई रास्ते हो सकते हैं। तलाक, अलगाव, बिना शादी के बच्चे का जन्म या जीवन साथी की मृत्यु। इसके बढ़ने के कारण क्या माने जाते हैं? एलन और क्रो या मॉर्गन ने क्या कहा? कई कारण हैं। शादी टूटने यानी वैवाहिक विघटन की दर बढ़ना, बिना शादी के जन्म दर बढ़ना, समाज में विविधता और व्यक्तिगत पसंद की ज्यादा स्वीकृति, शादी से लोगों की उम्मीदें बदलना, महिलाओं के लिए बेहतर अवसर। वो शॉटगन वेडिंग्स यानी प्रेगनेंसी की वजह से जल्दी में की गई शादी शायद कम हो गई हैं। हाँ, ये भी एक कारण है। लेकिन क्या एकल अभिभावक परिवार एक सामाजिक समस्या है? इस पर तो काफी मॉरल पैनिक भी फैलाया गया है। सिल्वा ने शायद ये कहा था। हाँ, खासकर कुछ राजनीतिक विचारधाराओं जैसे न्यू राइट ने। चार्ल्स मरे का वो अंडर क्लास वाला तर्क याद है? उन्होंने इसे बढ़ती निर्भरता और सामाजिक विघटन से जोड़ा था। हाँ, राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हुई है इस पर। लेकिन दूसरी तरफ मैक्लानहन और बूथ जैसे लोगों ने कहा कि ये सामाजिक प्रगति का संकेत भी हो सकता है, महिलाओं की बढ़ती आजादी का। पर एक व्यवहारिक मुद्दा तो है, इन परिवारों में गरीबी का खतरा ज्यादा होता है। हाँ, ये एक बड़ी चिंता है।
यूके में आंकड़े दिखाते हैं कि अगर एकल माता-पिता काम नहीं कर रहे तो उनके बच्चों के गरीबी में रहने का खतरा 50% से ज्यादा होता है, लगभग 53%। और जो चाइल्ड सपोर्ट एजेंसी जैसी संस्थाएं बनाई गई, वो भी बहुत सफल नहीं रही। हाँ, उनकी अपनी सीमाएं थीं। केवल आधी व्यवस्थाएं ही संतोषजनक थीं और प्रशासनिक लागत भी बहुत ज्यादा थी। बच्चों पर इसके प्रभाव को लेकर क्या शोध कहता है? शुरुआती शोधों में कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखे थे, जैसे पढ़ाई में पीछे रहना या व्यवहार संबंधी समस्याएं। लेकिन बाद के शोधों ने जब सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास और आय, इनकम जैसे कारकों को ध्यान में रखा, तो ये अंतर बहुत कम हो गए। बर्गेस और आर्बर का काम यही दिखाता है। तो मतलब समस्या शायद एकल अभिभावक होना उतना नहीं, जितना उसके साथ जुड़ी गरीबी और सामाजिक समर्थन की कमी है। काफी हद तक यही निष्कर्ष निकलता है। अब आते हैं जातीय विविधता पर। अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों में भी अंतर होते हैं। हाँ, ब्रिटेन जैसे बहुसांस्कृतिक समाजों में इस पर काफी शोध हुआ है। अल्पसंख्यक जातीय परिवारों के पैटर्न मुख्यधारा से कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे हाउस होल्ड साइज में अंतर। हाँ, यूके के 2004-8 के आंकड़े देखें तो अश्वेत कैरिबियन परिवारों का औसत साइज 2.1 था, श्वेत ब्रिटिश का 2.2, भारतीय का 2.6, पाकिस्तानी का 3.2 और बांग्लादेशी का 3.6 था। मैं दोहराता हूं, अश्वेत कैरिबियन 2.1, श्वेत ब्रिटिश 2.2, भारतीय 2.6, पाकिस्तानी 3.2, बांग्लादेशी 3.6। तो दक्षिण एशियाई समूहों में परिवार बड़े होते हैं। बिल्कुल। हाउसहोल्ड टाइप्स में भी अंतर है। श्वेत ब्रिटिश में अकेले रहने वाले सिंगल पर्सन हाउसहोल्ड ज्यादा हैं, जबकि दक्षिण एशियाई समूहों में विस्तारित परिवार, एक्सटेंडेड फैमिलीज ज्यादा आम हैं। शादी और सहवास के पैटर्न भी अलग हैं। मोडूड का अध्ययन। हाँ, मोडूड और उनके साथियों ने पाया कि श्वेत और कैरिबियन समूहों में तलाक और सहवास ज्यादा आम है, जबकि दक्षिण एशियाई समूहों में शादी ज्यादा मजबूत और स्थायी मानी जाती है। हालांकि एकल पितृत्व, सिंगल पेरेंटहुड सभी समूहों में बड़ा है, पर दक्षिण एशियाई में दर सबसे कम है। तो एक तरह की एकरूपता नहीं आई है। नहीं, जातीय समूहों के पाइमाई पैटर्न काफी हद तक अपनी विशिष्टता बनाए हुए हैं। हाँ, अंतरजातीय भागीदारी, इंटर एथनिक पार्टनरशिप्स बढ़ रही हैं। प्लैट के अनुसार 2008 तक ब्रिटेन में जन्मे 3% बच्चों के माता-पिता अलग अलग जातीय समूहों से थे। दक्षिणी एशियाई परिवारों के बारे में बैलर्ड और भट्टी ने क्या पाया? उन्होंने पाया कि ब्रिटेन में रहने वाले दक्षिण एशियाई परिवारों में कुछ बदलाव आ रहे हैं, जैसे रिश्तेदारों से थोड़ी ज्यादा आजादी, घर छोटे हो गए हैं ब्रिटिश आवास के कारण। लेकिन कुछ चीजें बनी हुई हैं। हाँ, मजबूत पारिवारिक संबंध, पारंपरिक मूल्यों पर जोर, जैसे वफादारी, लॉयल्टी, शादी की परंपराएं, इज्जत, रिश्तेदारों से संपर्क बनाए रखना अभी भी महत्वपूर्ण है। और अफ्रीकी कैरिबियन परिवारों के बारे में? ड्राइवर, बैरो, चैम्बरलेन, रेनॉल्ड्स का काम। यहाँ भी विविधता और तरलता है। जैसे जमाइका में महिला प्रधान परिवार ज्यादा आम है, जबकि बारबाडोस में नाभिकीय। ब्रिटेन में जो अफ्रीकी कैरिबियन परिवार है, उनमें मातृ केंद्रित रूप ज्यादा पाया जाता है। मतलब माँ परिवार का केंद्र होती है, पुरुष हो भी सकता है, नहीं भी। हाँ, और अगर पुरुष है भी तो महिला की भूमिका ज्यादा केंद्रीय होती है। ब्रिटेन में उन्हें वेस्ट इंडीज की तरह महिला रिश्तेदारों का उतना समर्थन नहीं मिल पाता। चैम्बरलिन ने पाया कि भाई बहन, चाचा चाची जैसे रिश्तेदार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और विजिटिंग रिलेशनशिप्स का भी जिक्र आता है। हाँ, जहाँ पुरुष साथ नहीं रहता पर रिश्ते में होता है और भूमिका निभा सकता है। इसके कारण सामाजिक सुरक्षा नियम या महिलाओं की अपनी स्वतंत्रता की इच्छा हो सकती है। तो मॉर्गन का निष्कर्ष सही लगता है कि अल्पसंख्यक जातीय समूहों ने पारिवारिक विविधता में योगदान दिया है, लेकिन हर समूह के भीतर भी काफी विविधता है। बिल्कुल। यंग और विल्मॉट ने जिस बेथनल ग्रीन का अध्ययन किया था, वहां बाद में डेंच, गैवरॉन और यंग ने 2006 में फिर से अध्ययन किया। क्या बदलाव दिखे? बहुत बदलाव दिखे। 1950s का वो पारंपरिक मजदूर वर्ग समुदाय लगभग खत्म हो गया था। ज्यादा तरलता और विविधता थी। अकेले रहने वाले लोग, सहवास, तलाक, देखभाल का काम अब परिवार के बजाय राज्य या संस्थाएं ज्यादा कर रही थीं। ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ केयरिंग और व्यक्तिवाद बढ़ गया था। श्वेत आबादी में क्या पैटर्न था? शादी अब भी आदर्श मानी जाती थी, लेकिन सहवास को अक्सर शादी की तरफ एक कदम के रूप में देखा जाता था। और वहां जो बांग्लादेशी समुदाय था, उनमें मजबूत पारिवारिक बंधन और पारंपरिक मूल्य अभी भी कायम थे।
परिवार के हितों को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा जाता था। बड़े परिवार और विस्तारित परिवार आम थे। पुरुषों की भूमिका परिवार की सेवा करना मानी जाती थी, न कि उस पर हावी होना। तो क्या ये पारंपरिक मूल्यों की ओर वापसी का संकेत है या बस एक खास समुदाय का पैटर्न को मजबूत करती हैं? हाँ, ये दिखाती हैं कि पारंपरिक परिवार अब एकमात्र या प्रमुख मॉडल नहीं रहा। अब एक और पहलू देखते हैं, परिवार के बदलते कार्य। चेंजिंग फंक्शंस ऑफ द फैमिली। पार्सन्स ने कहा था कि कार्य कम हो गए हैं, बस 2 बचे हैं। हाँ, प्राथमिक समाजीकरण और वयस्क व्यक्तित्वों का स्थिरीकरण। लेकिन फ्लेचर ने इसका विरोध किया था। बिल्कुल। फ्लेचर का तर्क था कि कार्य कम नहीं हुए, बल्कि राज्य ने उन्हें पूरक बना दिया है और शायद बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद की है। परिवार अब भी समाजीकरण में, बच्चों के शारीरिक कल्याण में, स्वास्थ्य देखभाल में राज्य के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यंग और विलमॉट ने कहा था कि परिवार एक महत्वपूर्ण उपयोग इकाई बन गया है। हाँ, परिवार बाजार से चीजें खरीदता है जिससे अर्थव्यवस्था चलती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य है। नारीवादी विचारक पाहल या डेल्फी और लियोनार्ड ने भी कहा कि परिवार सिर्फ उपभोग नहीं करता। हाँ, उन्होंने अवैतनिक घरेलू श्रम को भी उत्पादक माना और घर में नए तरह के काम भी आ गए हैं, जैसे खरीदे हुए सामानों का रखरखाव और इस्तेमाल। कुछ परिवार जैसे फ्रांस के किसान अब भी उत्पादक इकाई हैं। तो कार्यों की प्रकृति बदली है, पर परिवार अभी भी कई महत्वपूर्ण काम कर रहा है। ऐसा फ्लेचर और अन्य आलोचकों का मानना है। अब आते हैं परिवार के अंदर की भूमिकाओं पर, खासकर पति पत्नी की भूमिकाएं, जिन्हें संयुग्मी भूमिकाएं कहते हैं। एलिजाबेथ बॉट ने 2 तरह की भूमिकाओं की बात की थी, पृथक और संयुक्त। पृथक मतलब पति और पत्नी की दुनिया अलग अलग। पति बाहर काम करता है, अपने दोस्तों के साथ घूमता है। पत्नी घर संभालती है, अपनी सहेलियों या महिला रिश्तेदारों के साथ रहती है। हाँ, और संयुक्त भूमिकाओं में पति पत्नी ज्यादातर काम और फुर्सत के पल साथ बिताते हैं, फैसले मिलकर लेते हैं। यंग और विलमॉट ने कहा था कि समाज स्टेज 2 पृथक से स्टेज 3 ज्यादा संयुक्त सम्मित की ओर बढ़ रहा है। हाँ, उन्होंने सम्मित परिवार, सिमेट्रिकल फैमिली का विचार दिया था। लेकिन इस पर एन ओकले ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बिल्कुल। ओकले ने 1970s में अपने शोध के आधार पर कहा कि ये सम्मित परिवार एक मिथक है। उन्होंने पाया कि पुरुष घर के कामों में बहुत कम हाथ बटाते थे। अगर वो कभी कभार बच्चों के साथ खेल लिए या बर्तन उठा दिए तो उसे भागीदारी मान लिया जाता था, जो सही नहीं है। उन्होंने पुरुषों की मदद को असली भागीदारी नहीं माना। हाँ, ओकले ने दिखाया कि महिलाएं अभी भी घर के काम का बड़ा हिस्सा कर रही थीं। तो ये असमानता क्यों बनी हुई है? क्रॉम्पटन और लियोनेट ने इसके 2 मुख्य स्पष्टीकरण दिए हैं। पहला है अर्थशास्त्रीय या भौतिक इकोनॉमिस्टिक मटेरियल स्पष्टीकरण। ये कहता है कि अगर पुरुष ज्यादा कमाता है या ज्यादा घंटे काम करता है तो ये तर्कसंगत है, रैशनल है कि महिला घर का काम ज्यादा करे। और दूसरा है सांस्कृतिक या लिंग भूमिका, कल्चरल जेंडर रोल स्पष्टीकरण। ये कहता है कि समाज में पितृसत्तात्मक मानदंड और अपेक्षाएं हैं कि घर का काम मुख्य रूप से महिलाओं की जिम्मेदारी है। ये बचपन से सिखाया जाता है। शोध क्या दिखाता है? कौन सा स्पष्टीकरण ज्यादा सही है? शोध के नतीजे मिले जुले हैं। पुरुषों की भागीदारी थोड़ी बड़ी है, लेकिन महिलाएं अभी भी ज्यादातर काम करती हैं। लगता है कि दोनों कारक भूमिका निभाते हैं। जब तक आय में असमानता रहेगी और पारंपरिक लिंग भूमिकाएं मजबूत रहेंगी, तब तक शायद ये असमानता बनी रहेगी। बच्चों की देखभाल के मामले में भी यही स्थिति है। हाँ, मैरी बोल्टन ने कहा कि जो अध्ययन सिर्फ ये देखते हैं कि कौन क्या काम करता है, टास्क एलोकेशन, वो पुरुषों की भागीदारी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। असल जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बच्चे की जरूरतों का ध्यान रखना, योजना बनाना, वो अभी भी मुख्य रूप से माँ की ही होती है। क्या आंकड़े भी यही कहते हैं? हाँ, मिलेनियम कोहॉर्ट स्टडी या टाइम यूज सर्वे जैसे अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं बच्चों की देखभाल में पुरुषों की तुलना में लगभग 2 गुना समय देती हैं। पिता अक्सर मदद करते हैं पर प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं लेते। वो प्रदाता विचारधारा, प्रोवाइडर आइडियोलॉजी, यानी कमाने वाले की भूमिका से ज्यादा जुड़े महसूस करते हैं। तो ये हुआ दोहरा बोझ जिसकी बात ओकले ने की थी। महिलाएं भुगतान वाला काम भी करती हैं और घर का अवैतनिक काम, अनपेड डोमेस्टिक लेबर भी। हाँ, गौशनी ने पाया कि महिलाएं अभी भी 60% से ज्यादा घरेलू काम करती हैं, हालांकि पुरुषों की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अगर कुल काम भुगतान वाला प्लस अवैतनिक देखें तो शायद पुरुषों और महिलाओं के बीच ज्यादा अंतर न हो। लेकिन क्या
काम की प्रकृति भी मायने नहीं रखती? एलन ने शायद कहा था कि महिलाओं के हिस्से में ज्यादा नीरस काम आते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। टाइम यूज सर्वे 2005 ने दिखाया कि पुरुष और महिलाएं काम और आराम में लगभग बराबर समय बिताते हैं, लेकिन ये आंकड़ा सभी लोगों का औसत है और काम की प्रकृति को नहीं दिखाता। घर में शक्ति और निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग का क्या पैटर्न है? एजेल का अध्ययन? एजगेल ने पाया कि महत्वपूर्ण फैसले, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जैसे कि घर बदलना है या नहीं, या फाइनेंस से जुड़े बड़े फैसले अक्सर पुरुष लेते हैं या उनका प्रभाव ज्यादा होता है। कम महत्वपूर्ण फैसले जैसे रोज की खरीदारी, घर की सजावट, ये महिलाएं लेती हैं। और बहुत महत्वपूर्ण फैसले जैसे घर खरीदना, वो मिलकर लिए जाते हैं, पर उनमें भी पुरुष का पलड़ा भारी रह सकता है। और पैसों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ मनी के बारे में पहल का अध्ययन? पहल ने 4 मुख्य प्रणालियां बताईं। पति नियंत्रित पूलिंग, जहां पैसा इकट्ठा होता है पर नियंत्रण पति का। पत्नी नियंत्रित पूलिंग, नियंत्रण पत्नी का। पति नियंत्रण, पति पैसे देता है पर नियंत्रण रखता है। और पत्नी नियंत्रण, पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं पर नियंत्रण उसी का। इनमें सबसे बराबरी वाला कौन सा था? पत्नी नियंत्रित पूलिंग, जो करीब 27% घरों में था, सबसे समतावादी लगा। लेकिन पत्नी नियंत्रण, जो निम्न आय वाले घरों में ज्यादा आम था, उसमें पत्नी के पास पैसा तो होता था पर असल शक्ति कम होती थी। लॉरी और गर्शनी ने भी इस पर काम किया। हाँ, उन्होंने 5 प्रणालियां बताईं जिनमें संयुक्त पूलिंग सबसे आम था, 73%, जो ज्यादा समानता का संकेत दे सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी पाया कि सहवासी जोड़ों में पैसा साझा करने की प्रवृत्ति कम थी और जो महिलाएं ज्यादा कमाती थीं, उन रिश्तों में ज्यादा समानता थी। एक और चीज है भावना कार्य, इमोशन वर्क। होक्सचाइल्ड, डंकम और मास्टन का काम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं से अक्सर ये उम्मीद की जाती है कि वो परिवार में भावनात्मक देखभाल का काम करें, सबका ध्यान रखें, रिश्तों को बनाए रखें, तनाव कम करें। तो ये हुआ ट्रिपल शिफ्ट, भुगतान वाला काम, घरेलू काम और भावना कार्य। बिल्कुल। डनकम और मार्सडेन ने पाया कि कई महिलाएं इससे असंतुष्ट थीं क्योंकि उनके पति ये काम नहीं करते थे। हॉक्सचाइल्ड ने बताया कि महिलाएं अक्सर शैलो एक्टिंग, यानी ऊपर से भावनाएं दिखाना, या डीप एक्टिंग, यानी अपनी भावनाओं को दबाकर दूसरों की जरूरतों को पूरा करना, करती हैं। तो घर के अंदर की दुनिया भी उतनी सरल और समान नहीं है जितनी दिखती है। बिल्कुल नहीं। अब आते हैं एक और बड़े बदलाव पर, विवाह, वैवाहिक विघटन और परिवार का पतन। मैरिज, मैरिटल ब्रेकडाउन एंड द डिक्लाइन ऑफ द फैमिली। क्या परिवार वाकई पतन की ओर है? इस पर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। जैसे आलमोंड ने कहा कि परिवार टूट रहा है, ये जैविक संस्था से ज्यादा भावनात्मक संतुष्टि का जरिया बन गया है। शादी में गिरावट, सहवास, तलाक, देर से शादी, इन सब का असर प्रजनन दर पर पड़ रहा है और आबादी बूढ़ी हो रही है। तो शादी के विकल्प क्या हैं? पहला तो शादी दर में गिरावट। हाँ, खासकर युवा वयस्कों हैं। यूके में आंकड़े देखें तो 16 साल से ऊपर अविवाहित लोगों में शादी की दर प्रति हजार 1971 में पुरुषों के लिए 82.3 और महिलाओं के लिए 61.1 थी, जो 2009 तक घटकर पुरुषों के लिए 24.1 और महिलाओं के लिए 20.4 रह गई। 82.3 से 24.1 पुरुषों के लिए और 61.1 से 20.4 महिलाओं के लिए जबरदस्त गिरावट है। बिल्कुल। हालांकि चेस्टर ने 1980s में तर्क दिया था कि ये शादी की अलोकप्रियता नहीं, बल्कि शादी में देरी है। ज्यादातर लोग अंततः शादी कर ही लेते हैं। दूसरा विकल्प है सहवास, कोहैबिटेशन, बिना शादी साथ रहना। ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, यूके में 1986 से 2005 के बीच सहवास करने वाले गैर विवाहित वयस्कों की संख्या 2 गुने से ज्यादा हो गई। इसका क्या महत्व है? क्या ये शादी का विकल्प बन गया है या बस ट्रायल मैरिज है? सिस्कोनी बताते हैं कि ज्यादातर सहवासी जोड़े या तो शादी कर लेते हैं या अलग हो जाते हैं। ये लंबा चलने वाला विकल्प कम ही बनता है। लेकिन ब्यूजवा और ब्रॉलशेन का मानना है कि ये शादी से पलायन नहीं, बल्कि शादी में देरी का एक तरीका है। लोगों का नजरिया बदला है। बार्लो का अध्ययन। हाँ, बार्लो और उनके साथियों ने पाया कि लोग अभी भी शादी को आदर्श मानते हैं, लेकिन सहवास अब ज्यादा सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो गया है। एक और पैटर्न है अलग रहना पर साथ होना, लिविंग अपार्ट टुगेदर, LATs। डंकन और फिलिप्स ने इस पर बात की है। हाँ, ये वो जोड़े हैं जो रिश्ते में तो हैं
पर अलग-अलग घरों में रहते हैं। ये कितने आम है, ये कहना मुश्किल है। इसके कारण व्यवहारिक हो सकते हैं, जैसे काम या बच्चों की वजह से, या ये उनकी पसंद भी हो सकती है। फिर है संतानहीनता जो बढ़ रही है। हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। बेहतर गर्भ निरोधक, भौतिक इच्छाएं, बच्चों को पालने का खर्चा, महिलाओं की मुक्ति और करियर पर फोकस। और अकेले रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है, सिंगल पर्सन हाउसहोल्ड्स। बिल्कुल। यूके में 1971 में 6% घर एकल व्यक्ति थे, जो 2010 तक 12.3% हो गए। 6% से 12.3%। इसके क्या कारण है? लोग ज्यादा जी रहे हैं? हाँ, बूढ़ी होती आबादी एक बड़ा कारण है। देर से शादी, तलाक और अकेले रहने की ज्यादा सामाजिक स्वीकृति भी भूमिका निभाते हैं। हालांकि बर्नार्डिस का तर्क था कि अकेले रहने का दबाव भी हो सकता है, पर आंकड़े तो वृद्धि दिखा रहे हैं। क्या ये एक अस्थायी चरण होता है? कई लोगों के लिए हाँ। वॉसॉफ और उनके साथियों ने पाया कि बहुत से लोग जीवन में कभी न कभी अकेले रहते हैं, पर हमेशा नहीं। इसके फायदे भी हैं, आजादी, और नुकसान भी, अकेलापन, सामाजिक दबाव, जैसा जेमिसन ने बताया। अब बात करते हैं वैवाहिक विघटन की। इसमें सिर्फ तलाक नहीं आता। नहीं, इसमें तलाक, कानूनी अलगाव और खाली खोल विवाह, जहां पति पत्नी साथ तो रहते हैं पर उनके बीच कोई प्यार या भावनात्मक जुड़ाव नहीं बचता, सब शामिल हैं। तलाक के आंकड़े क्या कहते हैं? 20वीं सदी में लगातार बढ़ोतरी हुई। यूके में ये 1993 में अपने चरम पर था, जब करीब 1,65,000 तलाक हुए। उसके बाद इसमें गिरावट आई है। 2009 में ये 1,13,700 के करीब थे। तो पीक 1993 में 1,65,000 था और 2009 में 1,13,700। गिरावट आई है, पर ऐतिहासिक रूप से दरें अभी भी ऊंची हैं। हाँ, बिल्कुल। पुनर्विवाह की दर भी पहले बढ़ी, फिर थोड़ी स्थिर हुई है। और ये रुझान सिर्फ यूके का नहीं, ज्यादातर औद्योगिक समाजों का है। तो तलाक क्यों बढ़े? क्या कारण है? कई कारण बताए जाते हैं। पहला, कानूनी बदलाव। समय के साथ तलाक लेना आसान और सस्ता होता गया है, जैसे यूके में 1857 और फिर 1969 के कानून। पर क्या कानून कारण है या समाज में बदलते नजरिए का परिणाम? गिब्सन ने शायद ये सवाल उठाया था। हाँ, ये चिकन और एग वाली बात है। कानून शायद बदलते सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है, न कि उन्हें पैदा करता है। दूसरा कारण तलाक से जुड़ा कलंक, स्टिग्मा कम होना और नजरिए में बदलाव। चेंजिंग एटीट्यूड्स। बिल्कुल। तलाक अब पहले की तरह शर्मिंदगी की बात नहीं मानी जाती। ये ज्यादा आम और सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो गया है। धर्म का प्रभाव कम होना, सेक्युलराइजेशन भी इसमें भूमिका निभाता है, क्योंकि कई धर्म तलाक को हतोत्साहित करते हैं। तीसरा कारण, शादी से बढ़ती उम्मीदें, राइजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैरिज। फ्लेचर और पार्सन्स ने ये कहा था। हाँ, उनका तर्क है कि लोग अब शादी से सिर्फ आर्थिक सुरक्षा या सामाजिक हैसियत नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती, भावनात्मक और यौन संतुष्टि चाहते हैं। जब ये ऊंची उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो लोग रिश्ते को खत्म करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। पुनर्विवाह की ऊंची दर शायद इसी का सबूत है कि लोग शादी से निराश नहीं हुए, बस एक खास रिश्ते से हुए। ये एक तर्क है। हालांकि आलोचक पूछते हैं कि क्या उम्मीदें वाकई बढ़ी हैं या बस अब लोग असंतोषजनक रिश्ते को झेलने को तैयार नहीं हैं। चौथा कारण, जीवन साथियों के बीच संघर्ष के बढ़ते स्रोत। हार्ट ने शायद इस पर काम किया। हाँ, कई बातें इसमें आती हैं, जैसे नाभिकीय परिवार का अलगाव इसे ज्यादा तनावपूर्ण बना सकता है। गुड और लीच का तर्क, पति पत्नी पर भावनात्मक बोझ बढ़ जाता है। आर्थिक बंधन कम हुए हैं। हाँ, परिवार अब पहले की तरह आर्थिक इकाई नहीं रहा। एलन और क्रो ने कहा कि शादी अब आर्थिक प्रणाली से कम जुड़ी है। खासकर महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ने से वो असंतोषजनक शादी से बाहर निकलने में ज्यादा सक्षम हुई हैं। एलन और क्रो ने यह भी कहा कि शादी की प्रकृति बदल गई है। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा रिश्ता, रिलेशनशिप बन गई है। हाँ, जहाँ प्यार, खुशी, आपसी संतुष्टि ज्यादा मायने रखती है। अगर ये नहीं है तो रिश्ते को जारी रखने का आधार कमजोर हो जाता है। और इसमें व्यक्तिवाद का उदय भी जुड़ा है। गिडन्स, बेक और बेकगन्स हैं। बिल्कुल, व्यक्तिगत खुशी और आत्मपूर्ति पर ज्यादा जोर है। लोग अब अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। इससे तलाक का सामान्यीकरण हुआ है, मतलब ये जीवन का एक सामान्य हिस्सा माना जाने लगा है। तलाक के लिए कुछ जोखिम कारक भी हैं। अमाटो का शोध। हाँ, अमाटो ने पाया कि कम आय, कम उम्र में शादी करना, शादी से पहले सहवास करना और जिनके माता पिता का तलाक हुआ हो, उनमें तलाक की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। और महिलाओं की बदलती स्थिति भी एक बड़ा कारक है। निश्चित रूप से,
आर्थिक स्वतंत्रता, बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर, इन सब ने महिलाओं को असंतोषजनक विवाह को समाप्त करने की ज्यादा शक्ति और इच्छा दी है। ये इस बात से भी जाहिर होता है कि ज्यादातर तलाक की याचिकाएं महिलाओं द्वारा दायर की जाती हैं। तो तलाक बढ़ने के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और सांस्कृतिक कारण हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत विफलता का मामला नहीं है। बिल्कुल, ये व्यापक सामाजिक बदलावों का हिस्सा है। अब देखते हैं कि परिवार, राजनीति और सामाजिक नीति, फैमिली पॉलिटिक्स एंड सोशल पॉलिसी का क्या रिश्ता है। राज्य की नीतियां परिवार को कैसे प्रभावित करती हैं? बहुत गहराई से। टैक्स नीतियां, कल्याणकारी लाभ, आवास नीतियां, शिक्षा नीतियां, ये सब पारिवारिक जीवन पर असर डालते हैं। क्या इन नीतियों में कोई पूर्वाग्रह है? एलन या पार्कर ने शायद कहा था कि ये अक्सर पारंपरिक परिवारों का पक्ष लेती हैं। हाँ, कई नीतियां अनजाने में या जानबूझकर उस नाभिकीय परिवार मॉडल को बढ़ावा देती हैं, जहां पुरुष कमाने वाला है और महिला देखभाल करने वाली। जैसे राज्य अक्सर देखभाल की जिम्मेदारी, खासकर बुजुर्गों की देखभाल, परिवारों पर डाल देता है, जिसका बोझ असल में महिलाओं पर पड़ता है। चाइल्ड केयर नीतियों का क्या? उनमें मिले-जुले संकेत मिलते हैं। कुछ समर्थन मिलता है, पर अक्सर वो पर्याप्त नहीं होता या महंगा होता है। आवास नीति, फॉक्स हार्डिंग का विश्लेषण भी कई बार विवाहित जोड़ों को प्राथमिकता देती दिखती है। लेकिन नीतियों में बदलाव भी तो हुए हैं। मातृत्व, पितृत्व, अवकाश, चाइल्ड सपोर्ट एजेंसी। हाँ, बदलाव हुए हैं। सीएसए का उद्देश्य था कि अलग हो चुके पिता बच्चों के लिए आर्थिक योगदान दें, पर यह काफी विवादास्पद रहा। सवाल ये है कि क्या ये नीतियां वाकई परंपरागत परिवार का समर्थन करती हैं या व्यक्ति की जिम्मेदारी पर ज्यादा जोर देती हैं? फेमिनिस्ट फाइट बैक कलेक्टिव ने 2010 के बाद की कटौतियों, ऑस्टेरिटी कट्स की आलोचना की थी। हाँ, उनका तर्क था कि कल्याणकारी राज्य के समर्थन में कमी आने से देखभाल का बोझ फिर से महिलाओं पर आ गया है। कुछ उदारवादी रुझान भी दिखे हैं। वासियों के कुछ अधिकारों को मान्यता और सिविल पार्टनरशिप। लेकिन एक विपरीत विचारधारा भी है, न्यू राइट। एबोट और वॉलेस ने इसका जिक्र किया है। हाँ, न्यू राइट का मानना है कि परिवार खतरे में है। उनका आरोप है कि बढ़ती उदारता, सामाजिक परिवर्तन और खासकर सरकारी नीतियां जैसे कल्याणकारी राज्य पारंपरिक परिवार को कमजोर कर रही हैं। उनका मानना है कि वेलफेयर स्टेट ने लोगों को आलसी और राज्य पर निर्भर, डिपेंडेंट बना दिया है और शादी और जिम्मेदारी के महत्व को कम किया है। बिल्कुल, उनका समाधान है पारंपरिक मूल्यों की ओर लौटना और कल्याणकारी खर्चों में कटौती करना। स्मार्ट और नील ने 1980s के बाद की नीति में एक और बदलाव देखा। हाँ, उन्होंने पाया कि नीति का फोकस तलाक के नकारात्मक प्रभावों, खासकर बच्चों पर से निपटने और माता-पिता की जिम्मेदारी, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देने की ओर बढ़ा। फिर आई न्यू लेबर सरकार। उनका परिवार पर क्या रोक था? सिल्वा और स्मार्ट, बार्लो का विश्लेषण। न्यू लेबर ने भी पारिवारिक मूल्यों पर जोर दिया, लेकिन वो पारंपरिक रूप से रूढ़िवादी कंजर्वेटिव नहीं थे। उन्होंने 2 माता-पिता वाले परिवारों को प्राथमिकता दी, शायद इसलिए कि वो लाभों पर कम निर्भर होंगे, लेकिन उन्होंने सहवासियों को नए अधिकार नहीं दिए। और 2010 में आई गठबंधन सरकार, किर्बी का विश्लेषण। उनमें पारंपरिक और आधुनिकीकरण के दृष्टिकोणों का मिश्रण दिखा। उन्होंने विवाहित जोड़ों के लिए टैक्स लाभ का वादा किया और उस युगल दंड, कपल पेनल्टी को खत्म करने की बात की, जहां कुछ लाभ अलग रहने पर ज्यादा मिलते थे। लेकिन कैमरून के बयान तो काफी पारंपरिक लगते थे। टूटे हुए परिवार, टूटा हुआ समाज। हाँ, बयानबाजी तो थी, लेकिन ब्राउन का विश्लेषण कहता है कि वास्तविक नीतियां, एक्चुअल पॉलिसीज, शायद बयानबाजी से मेल नहीं खाती थीं। विवाहित जोड़ों को खास फायदा पहुंचाने वाली नीतियां लागू नहीं हुईं और टैक्स और लाभों में हुए बदलावों का परिवारों, खासकर बच्चों वाले परिवारों पर अक्सर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो नीतियां अक्सर जटिल होती हैं और उनके प्रभाव अनपेक्षित भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और वो हमेशा किसी एक विचारधारा के अनुरूप नहीं होती। अब हम इस अध्याय के अंतिम बड़े हिस्से पर आते हैं, परिवार, आधुनिकता, उत्तराधुनिकता और व्यक्तिवाद। हाँ, ये उन व्यापक सामाजिक बदलावों को समझने की कोशिश है जिनके संदर्भ में परिवार बदल रहा है। व्यक्तिवाद यहाँ एक केंद्रीय अवधारणा है, मतलब व्यक्तिगत पसंद, व्यक्तिगत खुशी और व्यक्तिगत हितों का बढ़ता महत्व। इसमें एंथनी गिडिन्स का काम बहुत महत्वपूर्ण है, अंतरंगता का परिवर्तन। गिडिन्स उच्च आधुनिकता में अंतरंग संबंधों के बदलते स्वरूप की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पूर्व आधुनिक समाजों में रिश्ते ज्यादातर आर्थिक जरूरतों या सामाजिक परंपराओं पर आधारित होते थे। फिर रोमांटिक प्रेम का उदय हुआ। हाँ, जहां जुनून और व्यक्तिगत पसंद का महत्व बढ़ा।
लेकिन ये अक्सर असमान था, जिसमें पुरुषों का प्रभुत्व रहता था। और अब गिडिन्स प्लास्टिक कामुकता की बात करते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि सेक्स अब सिर्फ प्रजनन से जुड़ा नहीं रहा, बल्कि आनंद और अंतरंगता के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है। गर्भनिरोधकों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। और इससे संगमी प्रेम का रास्ता खुला। बिल्कुल, संगमी प्रेम सक्रिय और आकस्मिक यानी कंटिंजेंट प्रेम है। ये हमेशा के लिए वाला वादा नहीं है, बल्कि तब तक चलता है जब तक दोनों साथी इससे संतुष्ट हों। ये पसंद पर आधारित है। और इसी से जुड़ा है शुद्ध संबंध का विचार। हाँ, शुद्ध संबंध वो है जो बाहरी कारणों जैसे आर्थिक जरूरत या सामाजिक दबाव से नहीं, बल्कि आंतरिक कारणों यानी आपसी संतुष्टि, प्यार, विश्वास के लिए ही कायम रखा जाता है। ये तब तक ही चलता है जब तक दोनों को इससे खुशी मिलती है। गिडिन्स मानते हैं कि इसमें ज्यादा बराबरी की संभावना है। हाँ, क्योंकि ये बातचीत और आपसी सहमति पर आधारित है। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इसमें असुरक्षा ज्यादा है और ये दुर्व्यवहार से मुक्त नहीं है। उल्रिच बेक और एलिजाबेथ बेक गन्सेन ने भी व्यक्तिवाद पर जोर दिया है, जिनका है द नॉर्मल क्रियोस ऑफ लव। हाँ, उनका तर्क है कि आधुनिक समाज में व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में करियर, रिश्ते, जीवन शैली खुद निर्णय लेने पड़ते हैं। परंपरा का प्रभाव बहुत कम हो गया है। इसके कारण क्या हैं? भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता, कल्याणकारी राज्य का उदय, महिलाओं के लिए बढ़ते अवसर, इन सब ने लोगों को पारंपरिक बंधनों से मुक्त किया है। लेकिन इससे लिंग भूमिकाओं, जेंडर रोल्स में भी अनिश्चितता बढ़ी है। पारिवारिक जीवन पर इसका क्या असर हुआ? पारंपरिक रिश्तों से आजादी तो मिली, लेकिन नई अनिश्चितताएं और असुरक्षाएं भी पैदा हुईं। रिश्ते कैसे बनाएं, कैसे निभाएं, इस पर लगातार बातचीत, नेगोशिएशन और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बनी रहती है। काम और घर की मांगों के बीच विरोधाभास भी बढ़ता है। तो बेक और बेक गन्सेन गिडिन्स से ज्यादा निराशावादी लगते हैं। हाँ, वो रिश्तों के टूटने और असंतोष की संभावना को ज्यादा उजागर करते हैं। उनके अनुसार प्यार अब एक सामान्य अराजकता बन गया है। डेविड मॉर्गन ने एक अलग नजरिया पेश किया, पारिवारिक प्रथाओं का। हाँ, मॉर्गन कहते हैं कि हमें परिवार जैसी स्थिर संरचना के बजाय इस पर ध्यान देना चाहिए कि लोग परिवार होने के लिए क्या करते हैं, मतलब उन रोजमर्रा की गतिविधियों और अंतःक्रियाओं पर जो पारिवारिक जीवन को बनाती हैं। तो ये प्रथाएं कैसी होती हैं? ये सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं, अतीत से प्रभावित होती हैं, विविधतापूर्ण होती हैं, अक्सर लिंग आधारित होती हैं और इनमें इतिहास और व्यक्ति की जीवनी के बीच लगातार संवाद चलता रहता है। स्मार्ट और नील ने अपने तलाक के अध्ययन में गिडिन्स के विचारों का इस्तेमाल किया और आलोचना भी की। हाँ, उन्होंने पाया कि तलाक के बाद लोग अपनी पहचान, आइडेंटिटी को फिर से बनाते हैं और गिडिन्स के शुद्ध संबंध का विचार कुछ हद तक लागू होता है। लेकिन उन्होंने गिडिन्स की आलोचना की कि वो लिंग असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी को नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने महिलाओं की डिबिलिटेटिव शक्तिहीनता और पुरुषों की सिचुएशनल शक्तिहीनता की बात की। हाँ, मतलब तलाक के बाद महिलाओं को अक्सर ज्यादा गहरी और स्थायी शक्तिहीनता का अनुभव होता है, आर्थिक, भावनात्मक, जबकि पुरुषों की समस्याएं ज्यादा तात्कालिक हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार अब कोई एक इकाई नहीं, बल्कि कई घरों में फैले परिवारों के टुकड़े, फ्रैगमेंट्स ऑफ फैमिलीज बन गए हैं। और अंत में जुडिथ स्टेसी का उत्तर आधुनिक परिवार का विचार। स्टेसी मानती हैं कि अब कोई एक प्रमुख पारिवारिक प्रकार नहीं बचा है, उसकी जगह विविधता, तरलता और अस्पष्टता ने ले ली है। उन्होंने तलाक विस्तारित परिवार का जिक्र किया, जहां तलाक के बाद भी लोग अपने पूर्व साथी के रिश्तेदारों से जुड़े रहते हैं। उन्होंने सिलिकॉन वैली में श्रमिक वर्ग की महिलाओं का अध्ययन किया था। हाँ, और पाया कि ये महिलाएं सामाजिक और आर्थिक बदलावों के जवाब में बहुत ही नवीन, इनोवेटिव किस्म की पारिवारिक व्यवस्थाएं बना रही थीं। वो पारंपरिक पारिवारिक मजदूरी वाले आधुनिक परिवार के अंत की बात करती हैं। पैम और डॉटी की कहानियां। हाँ, उन्होंने दिखाया कि कैसे महिलाएं तलाक, सहवास, पुनर्विवाह और अन्य रिश्तों के जरिए अपने लिए समर्थन नेटवर्क बना रही थीं, जो पारंपरिक परिवार से बहुत अलग थे। उनका निष्कर्ष था कि श्रमिक वर्ग परिवार पारंपरिक नहीं, बल्कि नव प्रवर्तक, इनोवेटर्स हैं। स्टेसी ने समलैंगिक और लेस्बियन परिवारों को भी उत्तर आधुनिक परिवार का अग्रदूत माना। हाँ, क्योंकि वो भी पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देकर नए तरह के रिश्ते और परिवार बना रहे हैं। हालांकि स्टेसी की आलोचना भी हुई है
कि क्या उनके निष्कर्ष सामान्यीकरण के योग्य हैं और क्या वो बदलाव को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं। तो ये सारे सिद्धांत हमें आधुनिक और उत्तर आधुनिक समाज में परिवार और रिश्तों की बदलती प्रकृति को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। आखिर में एक नया उभरता हुआ क्षेत्र है व्यक्तिगत जीवन का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ पर्सनल लाइफ। कैरल स्मार्ट इससे जुड़ी हैं। हाँ, स्मार्ट का तर्क है कि हमें परिवार के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ के व्यापक क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें परिवार तो है ही, साथ में दोस्ती, रिश्तेदारी, भावनाएं, यादें, शरीर, कामुकता, सेक्सुअलिटी, वो सब कुछ जो हमारे निजी जीवन को बनाता है। स्मार्ट ने कुछ मुख्य अवधारणाएं बताई हैं। हाँ, जैसे स्मृति, कैसे हमारी यादें रिश्तों को आकार देती हैं। जीवनी, हमारे जीवन की कहानी का महत्व। अंतर्निहितता, कैसे हम रिश्तों के जाल में फंसे या जुड़े होते हैं। रिलेशनैलिटी, संरचना से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। और कल्पना, रिश्तों को बनाए रखने में हमारी कल्पना की भूमिका। पूरी समलैंगिक जोड़ों के अध्ययन में से लागू किया। हाँ, उन्होंने देखा कि उनके लिए समारोह का क्या मतलब है, ये कैसे रिश्ते को बदलते हैं, उसे बाहरी समर्थन दिलाते हैं। प्रतिबद्धता और प्रेम कैसे यादों और दूसरे लोगों के साथ रिश्तों से जुड़े होते हैं। जैकी गैब ने स्मार्ट के काम को आगे बढ़ाया। हाँ, गैब ने रिश्तों की और भी विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान दिया। दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पालतू जानवर भी। उन्होंने साथी प्रजाति की बात की कि पालतू जानवर भी कई लोगों के लिए परिवार का हिस्सा होते हैं। तो फोकस अंतरंगता, भावनात्मक संबंध और रिश्तों को निभाने की प्रथाओं पर है। बिल्कुल। और गैब असमानताओं पर भी ज्यादा ध्यान देने की बात करती हैं। उन्होंने अंतरंग संबंधों का भौतिक मानचित्रण करने का भी प्रयास किया। तो ये नजरिया हमें रिश्तों को उनकी पूरी जटिलता और विविधता में देखने में मदद करता है, सिर्फ परिवार के लेबल तक सीमित नहीं रखता। सही कहा। वाह, ये तो वाकई एक बहुत ही विस्तृत और गहरी चर्चा रही। हमने परिवार से जुड़े लगभग हर समाजशास्त्रीय पहलू को छूने की कोशिश की। हाँ, ये चैप्टर है ही इतना व्यापक। तो चलिए श्रोताओं के लिए इस पूरी चर्चा की मुख्य बातों यानी की टेकअवेज को संक्षेप में दोहराते हैं। जरूर। पहली बात, परिवार की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा या रूप नहीं है। मैडॉक की आलोचना, नायर समाज, मातृ केंद्रित परिवार, समलैंगिक परिवार, ये सब दिखाते हैं कि परिवार कितने विविध हो सकते हैं। दूसरी बात, प्रकार्यवादी फंक्शनलिस्ट जैसे मर्डॉक और पार्सन्स परिवार को समाज के लिए आवश्यक मानते हैं और उसके सकारात्मक कार्यों पर जोर देते हैं। लेकिन मार्क्सवादी मार्क्सिस्ट जैसे एंगेल्स और ज़रेत्स्की और नारीवादी फेमिनिस्ट जैसे डेल्फी, ग्रीर, ओकली इसे शोषण और असमानता का स्थल भी मानते हैं। पूंजीवाद और पितृसत्ता से इसके जुड़ाव को उजागर करते हैं। तीसरी बात, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण ने परिवार को निश्चित रूप से बदला है, लेकिन यह कहना कि विस्तारित परिवार पूरी तरह खत्म हो गया है, शायद सही नहीं। एंडरसन, यंग और विलमॉट चार्ल्स के अध्ययनों ने दिखाया कि रिश्तेदारी अभी भी महत्वपूर्ण है, भले ही उसका रूप बदल गया हो। चौथी बात, समकालीन समाजों में भारी पारिवारिक विविधता, फैमिली डाइवर्सिटी मौजूद है। संगठन, संस्कृति, वर्ग, जीवन चक्र, पीढ़ी, जातीयता के आधार पर एकल अभिभावक परिवार, सहवास, पुनर्गठित परिवार आम हो गए हैं। पांचवी बात, परिवार के कार्य फंक्शंस बदले हैं। पार्सन्स ने कहा कम हुए, फ्लेचर ने कहा राज्य ने पूरक किया। परिवार अभी भी समाजीकरण, भावनात्मक सहारा और उपभोग जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहा है। छठी बात, परिवार के अंदर पारंपरिक भूमिकाएं, रोल्स, पति पत्नी के काम, बच्चों की देखभाल, पैसों पर नियंत्रण, भावना कार्य अभी भी काफी हद तक लिंग आधारित जेंडर्ड हैं। हालांकि सम्मत परिवार की ओर कुछ झुकाव दिखा है, पर ओखले जैसी आलोचक मानती हैं कि बराबरी अभी दूर है। सातवीं बात, विवाह दर घटी है, सहवास और तलाक बढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी अप्रासंगिक हो गई है। गिडन्स और बेक जैसे विचारक इसे व्यक्तिवाद और रिश्तों की बदलती प्रकृति जैसे शुद्ध संबंध से जोड़ते हैं। आठवीं बात, राज्य की सामाजिक नीतियां, सोशल पॉलिसीज पारिवारिक जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं और अक्सर उनमें पारंपरिक नाभिकीय परिवार के प्रति एक पूर्वाग्रह दिखता है। हालांकि कुछ उदारवादी बदलाव भी हुए हैं। नवीं बात, आधुनिकता, उत्तराधुनिकता और व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म ने व्यक्तिगत पसंद, आत्मपूर्ति और भावनात्मक संतुष्टि को रिश्तों में ज्यादा अहम बना दिया है, जिससे रिश्ते ज्यादा लचीले
पर शायद ज्यादा नाजुक भी हुए हैं। स्टेसी का उत्तर आधुनिक परिवार इसी विविधता और तरलता को दर्शाता है। और 10वीं बात, व्यक्तिगत जीवन का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ पर्सनल लाइफ, जैसा कि स्मार्ट और गैब ने बताया, हमें परिवार से आगे बढ़कर रिश्तों, भावनाओं, यादों और जीवन के अनुभवों के व्यापक जाल को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही। ये थे इस अध्याय के कुछ मुख्य बिंदु। ये चैप्टर जटिल लग सकता है और है भी, लेकिन इसे समझना यूपीएससी की तैयारी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाँ, ये न केवल आपको भारतीय समाज की गहरी समझ देगा, बल्कि आपके आसपास की दुनिया, आपके अपने रिश्तों को भी एक नए समाजशास्त्रीय नजरिए से देखने में मदद करेगा। समाज बदल रहा है, परिवार बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, और एक भावी सिविल सेवक के तौर पर इन बदलावों को समझना, उनके पीछे के कारणों को जानना और उनके प्रभावों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। इतनी सारी जानकारी, इतने सारे नाम, इतने सारे सिद्धांत, इन्हें एक बार में याद रखना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, तो हमारी सलाह यही रहेगी कि इस चर्चा को दोबारा सुने, अपने नोट्स बनाएं और सबसे जरूरी सोचें कि ये सारी अवधारणाएं भारतीय समाज पर कैसे लागू होती हैं। भारत में परिवार के कौन से रूप हैं, यहाँ क्या बदलाव आ रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये विस्तृत चर्चा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप परिवार के किस पहलू पर या समाजशास्त्र के किस और टॉपिक पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप हमारी कोई भी डीप डाइव मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहें, सोचते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।